नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 62। विकसित मैन की सभी मन की लोग ध्रुव को असमंजस के भाव से देख रहे थे। उनके लिए पानी सोने से भी अधिक कीमती था। लोग रेगिस्तान में अपने परिवार के लिए पानी की कुछ बूंदें पाने के लिए मर जाते थे, लेकिन अब ध्रुव उन्हें वह सारा पानी देना चाहता था जिसकी उन्हें जरूरत थी, वह भी मुफ्त में। कोई भी व्यक्ति तब उलझन में पड़ जाएगा जब कोई उसे बदले में कुछ भी मांगे बिना शुद्ध सोने की एक ईंट देना चाहे। हम पानी के लिए अपनी जान देकर भुगतान करेंगे। उन्होंने सोचा कि ध्रुव के पास बस पानी का बड़ा भंडार है। उन्हें लगा कि वह उन बेहद भाग्यशाली लोगों में से एक है जो बारिश को देख सकता है और उसे अपने लिए जमा कर सकता है। चिंता मत करो, मुझे जितना पानी चाहिए मैं ले लूंगा, ध्रुव ने कहा और अपना हाथ उठाया, जिससे उसके हाथ में पानी की एक गेंद दिखाई दी। ये देखकर पीले मैंकीज ने और भी अधिक दंडवत प्रणाम किया। जादूगर, जादू, जलवाहक, हम पानी के बदले में जादूगर के गुलाम बन जाते हैं। ध्रुव को इन मंकीज पर तरस आ रहा था। एक प्रजाति के तौर पर वे खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर रहते थे। उन्हें लगा कि वे ध्रुव को अपनी जान देने के अलावा कुछ नहीं दे सकते। अधिकांश राक्षसों और अर्धमानवों के विपरीत उनमें किसी भी प्रकार की जादू की प्रतिभा नहीं थी, जिसका अर्थ था कि उनकी प्रजाति के पास मन तत्वों की शक्ति का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन ध्रुव को नहीं लगता था कि वे पूरी तरह से बेकार हैं। आखिरकार उसने एक ऐसी प्रजाति के बारे में सुना था जिसके पास कोई जादू नहीं था और जो अपनी बुद्धि और नवाचार के दम पर दुनिया की शीर्ष प्रजाति बनने में सक्षम थी। ये उसके पिछले जन्म के इंसान ही थे। ध्रुव को पता था कि मैंकीज में भी उनकी तरह ही क्षमता है, बस उन्हें अवसर देना था। परोपकारी प्राणी, हम आपकी सेवा में हैं। हाँ, हम कुछ भी करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें सूरज की तपती धूप में कड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वे कुछ भी करने को तैयार थे, बशर्ते वे पानी का भुगतान कर सकें। और हताशा में एक मंकी ध्रुव के पास गया और उसके पैरों पर झुक गया। संपर्क के उस क्षण में ध्रुव ने श्रेया दो ओ की आवाज अपने सिर के अंदर गूंजती सुनी। सर्वोच्च कौशल, उपहार प्रदान सक्रिय। पीला मैंकी, संभावित प्रतिभा एस क्लास इंजीनियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। संभावित कौशल, ब्लूप्रिंट अभिव्यक्ति। उपयोगकर्ता को अपने मन में बने ब्लूप्रिंट का त्रिआयामी प्रक्षेपण वास्तविक दुनिया में दिखाने की क्षमता प्राप्त होगी, जिससे श्रमिक बिना किसी त्रुटि या अपूर्णता के परियोजना का सटीक निर्माण कर सकेंगे। ध्रुव का चेहरा चमक उठा जब उसे एहसास हुआ कि यह विशिष्ट मन की ही वह व्यक्ति है जिसके बारे में उसने महसूस किया था कि उसमें अविश्वसनीय प्रतिभा है। और सौभाग्य से मैंकी की यह प्रतिभा भविष्य में उसकी योजनाओं के लिए एकदम उपयुक्त थी। यदि आप सचमुच पानी के लिए भुगतान करना चाहते हैं तो मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मन की परिवार ने ध्रुव की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। आखिरकार वे काम आ सकते थे। आखिरकार वे अपने गांव में रहने वाले परिवारों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते थे। मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सभी मैंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव क्या कह रहा है। आखिरकार वे मैंकी थे, वे मनुष्य नहीं थे जो किसी प्रतिभा को जगा सकें और शक्तिशाली बन सकें। माफी, हम बेकार हैं, हम नहीं जाग सकते, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को जगा सकता हूं और तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम में क्षमता है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम और भी बड़ी चीजें कर सकते हो। उसके शब्दों ने मन की परिवार को आश्चर्य से ध्रुव की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने उन्हें अलग नजर से देखा, मानो उसे सच में विश्वास हो कि मन की परिवार के रूप में वे जीवित रहने के लिए भीख मांगने और भोजन की तलाश करने से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। पहले, आपके नाम क्या हैं? ध्रुव ने पूछा। बीच में खड़े मैंकी ने ध्रुव की ओर देखा। माफी चाहता हूँ, हमारे पास कोई नाम नहीं है। मैंकी जैसे अर्धमानव साधारण जीवन जीते थे, उन्हें एक दूसरे को संबोधित करने के लिए किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी। ध्रुव ने हाथ उठाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक देता हूँ। श्रेया दो। ओ, कृपया इसकी प्रतिभा को जगाओ। समझा, अपनी प्रतिभा को जागृत करना। उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे एक तरह की शक्ति निकल रही थी जो मैंकी को ठंडक और ताजगी दे रही थी। प्राणी को ऐसा लग रहा था जैसे वह बारिश में नहा रहा हो और पानी उसे अंदर और बाहर से पोषण दे रहा हो। अचानक उसका शरीर एक सफेद रोशनी से चमकने लगा, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और अंततः प्रकाश के एक चौंधियाने आवरण में छिप गया। कुछ सेकंड के बाद रोशनी धीमी हो गई। बीच में जो मैंकी है उसकी पीठ झुकी हुई है और उसके हाथ बंदर की तरह लगभग जमीन को छू रहे हैं। लेकिन अब वह ध्रुव से भी अधिक ऊंचा होकर खड़ा था।
फर अभी भी उसके शरीर को ढंके हुए था, लेकिन अब उसके पूरे शरीर पर ज्यामितीय आकृतियों जैसे पैटर्न थे। उसके शरीर पर पहले दागदार और गंदे फर का रंग अब सूरज की तरह पीला हो गया था। पैटर्न में एक सुनहरी लकीर थी जो सूरज की रोशनी में चमकती हुई लग रही थी। इसका चेहरा बहुत ज्यादा मानवीय लग रहा था। चेहरे की बारीकियां उसे दूसरे लोगों से अलग नहीं कर सकती थीं। हालांकि इसके चेहरे के किनारों पर मौजूद फर से यह पक्का हो गया कि वे इंसानों से बिल्कुल अलग प्रजाति के थे। आप इस मैंकी का क्या नाम रखना चाहेंगे? श्रेया दो ओ ने पूछा। ध्रुव ने मैंकी परिवार को अपने पिछले जन्म के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पात्र चिंटू की याद दिला दी। चिंटू, यही उसका नाम है। चिंटू के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर रहा हूँ, पूरा। चिंटू ने अपने शरीर को देखा, अपने नए कद पर हैरान था। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा खुला हुआ लग रहा था, मानो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया उसके दिमाग में खुल रहा हो। वह अपने आसपास के माहौल के प्रति अधिक सचेत और जागरूक महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे वह वास्तविकता के एक नए क्षेत्र में पहुंच गया हो। चिंटू, जादू, एक वर्ग तत्व महारत, एकता तत्व, जादुई शुद्धता, 90% मनमात्रा, एक प्रजाति, सैपिएंट येलो मैन की प्रकार, मशीनिस्ट मैन की प्रतिभा, एस क्लास इंजीनियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षेत्र, एक स्टार इंजीनियर कौशल, ब्लूप्रिंट अभिव्यक्ति, लेसर यूनिटी गैदरिंग, कम एकता रक्षा। चिंटू ने अपने हाथों की ओर देखा। उसे पूरा एहसास था कि वह पहले से कहीं ज्यादा कर सकता है। उसे लगा कि वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने तुरंत ध्रुव की ओर देखा और उसके चरणों में झुक गए। धन्यवाद दयालु प्राणी, आपने मुझे बचाया है और मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अपना नाम चिंटू स्वीकार करता हूं और आपका वफादार सेवक बनकर सेवा करने की शपथ लेता हूं। अध्याय 63। छिपी हुई प्रतिभाएं। बाकी के मैंकीज ने आश्चर्य और विस्मय की नजरों से चिंटू को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही मैंकी है जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी से जानते आए थे। क्या तुम सच में मैंकी हो? तुम बहुत बदल गए हो। बाल बदल गए, शरीर बदल गया, लेकिन मैंकी वही है। चिंटू ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अब भी वही मनकी हूँ जो पहले था, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। बाकी के मनकी चिंटू के नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे घेर लिया और खेल खेल में उसके बालों को नोचने लगे। चिंटू का न केवल रूप बदल गया, बल्कि उसका पूरा आभामंडल एक सामान्य मनकी से बिल्कुल अलग हो गया। ध्रुव से प्राप्त कम मन एकत्रीकरण कौशल के कारण चिंटू ने अपने शरीर में मौजूद मौलिक मन को निष्क्रिय रूप से अवशोषित कर लिया। जल, वायु, अग्नि और सबसे महत्वपूर्ण जल उसकी त्वचा पर इकट्ठा हो रहे थे और उसके शरीर को शक्ति से पोषित कर रहे थे। वह वही दुबला पतला और दुर्बल मनकी नहीं रह गया था जो मौत के कगार पर था। बाकी मैंकी लोगों को इस तरह की उपस्थिति केवल उच्चतर प्राणियों और बौनों और कल्पित बौनों जैसे अधिक जटिल अर्धमानवों में ही महसूस होती थी। वे प्राणी शीर्ष पर थे, उनकी तुलना केवल मनुष्यों से की जा सकती थी। और अब जो मैंकी उनके ठीक सामने खड़ा था, वह भी उन शक्तिशाली प्रजातियों जैसी ही शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। इससे वे ध्रुव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और पूजा करने लगे। उन्हें लगा कि किसी प्रजाति के अस्तित्व को बदलने वाला एकमात्र प्राणी भगवान ही है। अब वे ध्रुव को भी भगवान ही मानते थे। परोपकारी पवित्र प्राणी, हम पूजा करते हैं। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, ध्रुव ने उन्हें रोक दिया। दोस्तों, कृपया इसे बंद करो। मैं कोई भगवान नहीं हूं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन वे उसकी पूजा करना कैसे बंद कर सकते थे जब उसने अकेले ही उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया था। अब जबकि चिंटू अपनी प्रजाति की अगली पंक्ति में विकसित हो चुका था, अब उसके पास गांव में जीवन की दिशा बदलने की शक्ति थी। उन्होंने उसके प्रति और भी अधिक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ध्रुव को इतनी पूजा अर्चना से बोझ महसूस हुआ। उसे ताली बजाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ा। अब आगे कौन विकास करना चाहता है? उन्होंने उनसे पूछा। बाकी के मैंकीज ने भ्रमित चेहरों से ध्रुव को देखा। उन्हें लगा कि उसने चिंटू के साथ काम खत्म कर दिया है। आखिरकार जो शक्ति चिंटू को एक श्रेष्ठ प्रजाति में बदल सकती है, उसका ध्रुव पर भी कुछ असर होना चाहिए, है न? चिंटू को अपने साथी मंकीज को यह विश्वास दिलाना था कि ध्रुव में इतनी शक्ति है कि वह हजारों हजारों मंकीज की प्रतिभा को जागृत कर सकता है और उसे पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। जब वह जागा तो चिंटू ध्रुव की असली शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा अंश ही देख पाया। और जो कुछ भी वह देख पाया, उससे चिंटू को ऐसा लगा जैसे वह समुद्र के अंतहीन क्षितिज को देख रहा हो। ध्रुव की शक्ति अनंत थी। अंततः कुछ मिनटों के बाद ध्रुव ने अन्य 4 मंकी की प्रतिभा को जागृत कर दिया। तीनों मैंकी के पास केवल सी क्लास और उससे नीचे की प्रतिभा थी। उनमें से एक के पास डी क्लास मेटलर्जी मैंडर था, जिसके पास एक ऐसा कौशल था जो उसे आसानी से धातु को संभालने की अनुमति देता था।
दूसरे के पास सी क्लास वुडन विस्परर नामक प्रतिभा थी, जो सबसे कठिन वातावरण में भी पेड़ों को उगाने और समृद्ध बनाने में बहुत उपयोगी थी। दूसरे के पास डी क्लास टॉरस कीपर था, जिसका अर्थ था कि वह गायों के प्रजनन और देखभाल में प्रतिभाशाली था। आखिरी मैंकी सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। सबसे पहले, बाकी मैंकी से अलग, इस मैंकी की त्वचा पर लगभग कोई बाल नहीं था। और यदि कोई इस मैंकी को बिना किसी संदर्भ के देखे तो वह इसे मानव स्त्री समझ लेगा। उसके चेहरे पर स्त्रियोचित विशेषताएं थीं, जिन्हें अधिकांश संस्कृतियों में काफी सुंदर माना जा सकता था। और सुनहरे रंग की धारियों वाले पीले फर के स्थान पर उसके लंबे, बहते हुए पीले बाल और भौहें थीं, जिन पर भी सुनहरे रंग की धारियों वाला पैटर्न था। एकमात्र चीज जो उसे मनुष्य से अलग करती थी, वह थी उसकी पीठ पर पूंछ, जो अभी भी पीले और सुनहरे रंग की थी। ध्रुव ने उसका नाम एनी रखा, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। नमस्कार, बॉस ध्रुव। एनी, आपकी सेवा में, उसने अपनी पूंछ तेजी से आगे पीछे हिलाते हुए कहा। लेकिन यही एकमात्र बात नहीं थी जो उसके लिए विशेष थी। ध्रुव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसमें चिंटू से भी बेहतर प्रतिभा थी। एनी, जादू, एस क्लास तत्व महारत, एकता तत्व, जादुई शुद्धता, 95% मनमात्रा, एन प्रजाति, सैपियंट येलो मैन की प्रकार, कृषि मन की प्रतिभा, एस क्लास कल्टीवेशन आइडल, दायरा, एक सितारा किसान कौशल, ग्रीन हाउस, उपयोगकर्ता द्वारा लगाई गई कोई भी फसल मौसम या मौसम की परवाह किए बिना उगेगी। गुणक फसल, उपयोगकर्ता एक ही फसल से कई बार कटाई कर सकेगा। कम एकता सभा, कम एकता रक्षा। ध्रुव को गलतफहमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह वही थी जिसके बारे में उसकी सुपीरियर गोल्डन नोज बात कर रही थी। उन्होंने भूरा के क्लोनों का उपयोग करके किंग्सब्रिज में संपूर्ण खोज की, ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी और में भी अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उन्हें जो सबसे अच्छे लोग दिखे, वे केवल इस श्रेणी के थे। अब उसे पारच लैंड्स में एस क्लास या उससे ऊपर के 2 प्राणी मिले। बॉस, हम इस उपहार के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हम पर भरोसा करके निराश नहीं होंगे। हम आपकी बातों को सच करके दिखाएंगे। हम इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, एनी ने अपने दिल पर हाथ फेरते हुए कहा। शेष विकसित मैंकीज ने ध्रुव को धन्यवाद दिया तथा उस व्यक्ति के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई जिसने उनके जीवन को बेहतर बनाया। चिंटू ध्रुव के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। बॉस, हम आपका कोई भी आदेश पूरा करने के लिए तैयार हैं। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन वह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज को भूलना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने गांव ले चलो, उसने गंभीर स्वर में कहा। उन्हें पानी की जरूरत है न? हमें अभी जाना चाहिए। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। चिंटू, एनी और बाकी मन की परिवार की आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। ध्रुव के पास अपने गांव को बचाने का कोई कारण नहीं था, फिर भी यह उसकी पहली प्राथमिकता थी। हाँ बॉस, धन्यवाद, वे सब चिल्लाए। अध्याय 64 मन की गांव। ऑटोमोबाइल का उपयोग करते हुए ध्रुव और नए विकसित येलो मैन की अपने गांव को खोजने के लिए रेगिस्तान में यात्रा करते हैं। पहियों ने जमीन में दरारों से छलांग लगाए और कैक्टस के माध्यम से पैंतरेबाजी की, क्योंकि चिंटू अपने गांव के स्थान को याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंत में ध्रुव की आंखों ने दूरी में जीवन मान के एक बड़े संग्रह को देखा। टेलीस्कोपिक साइट नामक एक सरल एक स्टार मंत्र का उपयोग करके वह गांव के स्थान की पुष्टि करने में सक्षम था। अजीब बात यह थी कि यह गांव एक बड़े गड्ढे पर स्थित था, जिसके कारण रेगिस्तान की विशाल घाटी में इसका पता लगाना लगभग असंभव था। जैसे ही उसने कार पार्क की, सभी मैंकी बाहर भागे और अपने गांव की ओर देखने लगे। मिट्टी और चिकनी मिट्टी से बने घरों का एक समय जीवंत और जीवंत संग्रह अब पूरी तरह से एक अजीब काले तरल पदार्थ से ढका हुआ था। यही कारण था कि गांव को सहायता की सख्त जरूरत थी। इस अजीब काले तरल ने उनके घरों पर आक्रमण कर दिया था और उनके सुरक्षित आश्रय को नष्ट कर दिया था। इसका मतलब था कि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। हालांकि मन की लोगों के इतने बड़े प्रवास के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी, खास तौर पर पानी की। यही वजह थी कि चिंटू और दूसरे मन की लोग अपने गांव से बाहर चले गए। उन्हें फिर से बसने के लिए संसाधनों की जरूरत थी। चिंटू, एनी और बाकी मैंकी नीचे कूद पड़े, जिससे बाकी ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए जो बड़े गड्ढे के किनारों पर बने घरों में छिपे हुए थे। बच्चे चिल्लाने लगे, जबकि उनके माता पिता उन्हें शोर मचाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन पर आक्रमण हो रहा है। इन पांचों अजीबोगरीब आकृतियों से निकलने वाली शक्ति और जादू किसी भी ऐसी प्रजाति से अलग थी जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। हालांकि उनके पास एक ही पीला फर और बंदर जैसी विशेषताएं थीं, फिर भी वे सामान्य मैंकी से बिल्कुल अलग थे। वे गर्व और शक्ति के साथ खड़े थे, जो पीले मैंकी के लिए पूरी तरह से विदेशी था। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम दया की भीख मांगते हैं।
एक बुजुर्ग मैंकी, जिसके पीले बाल लगभग सफेद हो रहे थे तथा रीढ़ की हड्डी वृत्त से भी अधिक टेढ़ी थी, घरों से बाहर निकला और 5 अजनबियों का सामना किया। लेकिन इन 5 आकृतियों को देखकर बुजुर्ग मैंकी को ऐसा लगा जैसे वह किसी प्राचीन दिव्य चीज को देख रहे हैं, और किसी तरह वे परिचित लग रहे थे। लेकिन यह संभव नहीं था। ये हम हैं, एनी ने कहा, लेकिन उसके शब्दों से बूढ़े आदमी को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार वह ज्यादातर इंसानों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चिंटू जानता था कि शब्दों से बूढ़े आदमी को मनाना संभव नहीं था, इसलिए वह उसके पास गया और बुजुर्ग आदमी के हाथ पकड़कर सम्मानपूर्वक उसके माथे पर रख दिया। यह एक सांस्कृतिक कार्य था जिसे केवल मैंकीज ही जानते थे। तभी बूढ़े आदमी की आंखें पहचान कर चमक उठीं। तुम, लेकिन कैसे? बूढ़े आदमी की उत्तेजना ने घरों में छिपे अन्य मैंकीज को अंततः अपने घरों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मैंकी बाहर आए, उनमें से ज्यादातर ने 5 अजनबियों को पहचान लिया। उनके अंदर जश्न का माहौल बन गया। गले मिलने और कूदने का सिलसिला मैंकी में फैल गया। जब वे कुछ दिनों तक वापस नहीं लौटे तो उन्हें लगा कि वे सभी मर गए हैं। लेकिन किसी तरह वे न केवल जीवित बच गए, बल्कि वे पूरी तरह से नए मैंकी में बदल गए, जिसमें ऐसी ताकत और शक्ति थी जो पूरी दुनिया में सबसे कमजोर जाति के लिए पूरी तरह से असामान्य थी। ये कैसे हुआ? सब ने पूछा। चिंटू और एनी ने मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। तभी मैंकीज गांव के लोगों ने आसमान की ओर देखा और हवा में तैरते हुए 10 साल के एक लड़के की आकृति देखी। उसने अपने हाथ जेब में डाले हुए थे और उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। ध्रुव धीरे धीरे तैरते हुए क्रेटर की ओर चला गया और मैंकी परिवार से अपना परिचय देते हुए उसने एक साधारण हेलो कहा। उसने हमें बचा लिया, चिंटू ने अपनी आवाज से ध्रुव के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान दर्शाते हुए कहा। उसने हमें पानी दिया, उसने हमें खाना दिया, उसने हमें वह सब कुछ दिया जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए था, बदले में कुछ भी मांगे बिना, एनी ने कहा। ध्रुव के बारे में बात करते समय उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूरे गांव को बताया कि उसकी शक्तियों ने उन्हें एक सामान्य मैंकी से प्रतिभा और जादू से भरे इस नए और बेहतर रूप में परिवर्तित कर दिया। बुजुर्ग मंकी ने ध्रुव की ओर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। इस गांव में सबसे बुजुर्ग होने के नाते वह पहले भी बहुत से इंसानों से मिल चुका था, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जादूगरों से भी, फिर भी उसने किसी के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा करने में सक्षम हो। सर, बूढ़े आदमी ने कहा, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, हम विलुप्त होने के करीब हैं। भूमि का अभिशाप हमारे घर पर कब्जा कर चुका है। आधे से ज्यादा घर इस अजीबोगरीब काले तरल पदार्थ से भर गए थे। कुछ घर तो पूरी तरह से डूब गए थे, जिससे उनमें रहना नामुमकिन हो गया था। मैंकी लोग इसे एक अभिशाप मानते थे, लेकिन जब ध्रुव की नज़र इस काले तरल पर पड़ी तो उसे कोई श्राप नहीं दिखाई दिया। उसे तरल सोना दिखाई दिया। ये पेट्रोलियम तेल था। ये गांव एक तेल के कुएं के बीच में था, जिसमें इतना तेल था कि वह सतह पर बह रहा था। यदि अमेरिका इस दुनिया में होता तो वह पहले ही इस भूमि पर आक्रमण कर चुका होता। ध्रुव निश्चित रूप से इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। ध्रुव ने गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस गांव में सिर्फ एक ही वजह से आया हूं। मैं यहाँ आपको भोजन, पानी या रहने की जगह की चिंता किए बिना जीने का मौका देने आया हूँ। बुजुर्ग मैंकी ने अपना सिर हिलाया। हम कुछ भी नहीं दे सकते। ध्रुव ने उनके पीछे पड़े काले तरल पदार्थ की ओर इशारा किया। यदि आप मुझे उस काले तरल पदार्थ का स्वामित्व देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज और उससे भी अधिक दे सकता हूँ। वे जीवित रहने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, हर दिन पानी पीना और खाना खाना चाहते थे। और ध्रुव ही वह व्यक्ति था जो उन्हें ये सब दे सकता था। वे ध्रुव के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे उसके गुलाम बनने को तैयार थे, लेकिन वह उस काले तरल पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, जिसे वे एक अभिशाप मानते थे। ये भी सच्चा होना अच्छा था, उन्हें पूरी तरह से यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसके इरादे अच्छे हैं। ध्रुव ने अपने हाथ झटके और पानी के 5 बड़े बैरल ऊपर से तैरते हुए गांव में आ गिरे। बुजुर्ग मैंकी धीरे धीरे बैरल के पास पहुंचे। उसे शीतल, ताजगी भरे जल से भरा देखकर बूढ़े मैंकी का शरीर कांपने लगा। वह कांपने लगा। अंततः वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना पूरा सिर बैरल में डुबा दिया तथा जितना पानी पीना चाहता था, पी गया। बाकी के मैंकी भी शीघ्र ही वहां आ गए तथा उन्होंने भी जीवन रक्षक जल से अपना पेट भरकर जश्न मनाया। अध्याय 65 मैंकीज की उत्पादन प्रतिभा। एक करके ध्रुव ने गांव के हर एक मनके की प्रतिभा को जगाया। एक समय की सबसे कमजोर जाति के पास अब सबसे श्रेष्ठ जातियों से भी ज्यादा जादुई शक्ति थी। एक समय की सबसे कमजोर जाति जो जीवित रहने के लिए संघर्ष करती थी,
अब उसके पास ऐसे ज्ञान और कौशल थे जो दुनिया के मौजूदा ज्ञान के आधार से मीलों ऊपर थे। उनमें से अधिकांश की प्रतिभा सी से ए श्रेणी तक थी, लेकिन ये सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। ऐसा लगता था कि येलो मैनकीज में किसी न किसी तरह के उत्पादन कार्य में प्रतिभा थी। कृषि, बधाईगिरी, वानिकी और यहाँ तक कि भोजन बनाने तक के काम में। ध्रुव को आमतौर पर किसी भी समूह में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं दिखती थीं। जब उन्होंने किंग्सब्रिज में प्रतिभाओं का निरीक्षण किया तो उन्हें तलवारबाजी, प्रोडक्शन, गायन और ऐसे ही दूसरे कामों में बहुत अलग अलग तरह की प्रतिभाएं दिखीं। लेकिन मेनकीज के इस गांव में सभी लोगों में किसी न किसी तरह के उत्पाद बनाने की प्रतिभा थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्यों, श्रेया दो? ओह, उनके डीएनए का निरीक्षण करने पर यह मानने का कारण है कि विशेष रूप से येलो मैनकीज में प्रतिभाशाली उत्पादक बनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ध्रुव ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि एक ही प्रजाति अपने सभी वंशजों में एक ही प्रकार की प्रतिभा उत्पन्न कर सकती है। ध्रुव को यह बात नापसंद नहीं थी। दरअसल ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उसकी मुलाकात येलो मैनकी से हुई। उनमें से प्रत्येक के पास एक विशिष्ट प्रतिभा थी जो पार्च्ड लैंड्स में उसके और सभी के जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी। अपनी जागृति के बाद वे ध्रुव के इलाके में चले गए और पहले दिन नए विकसित हुए मनकीज ने अपने पुराने गांव में अपने घरों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। जैसे ही वे अपने घरों की दीवारें बनाने के लिए मिट्टी और रेत इकट्ठा कर रहे थे, ध्रुव ने तुरंत उन्हें रोक दिया। उनके घर पूरी तरह से उसके मानकों के अनुरूप नहीं थे और बहुत सी मौसम स्थितियों के प्रति संवेदनशील थे। यद्यपि उन्होंने उत्पादन के बारे में कौशल और आधारभूत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्हें इसका सर्वोत्तम उपयोग करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उदाहरण के लिए, उनमें से एक के पास चूना पत्थर खोजक नामक एक बेकार सा कौशल था जो उसे अपने आसपास चूना पत्थर की खोज करने की अनुमति देता था। ध्रुव को ये देखकर तुरंत एक बढ़िया विचार आया। उसने मनकी को आदेश दिया कि वह जितना संभव हो सके उतना चूना पत्थर ढूंढे और वह आसानी से ऐसा करने में सफल रहा। चूना पत्थर मिलने के बाद ध्रुव काम पर लग गया। कई तरह के एक सितारा मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए उसने चूना पत्थर को पीसकर पाउडर बनाना शुरू किया और उसमें बहुत सारी मिट्टी, रेत और दूसरे तरह के मिश्रण मिला दिए। काम पूरा होने के बाद उसके पास बहुत गाढ़ा और चिपचिपा ग्रे पदार्थ तैयार हो गया। उसकी पिछली दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस पदार्थ को तुरंत पहचान लेगा। ये ठोस था। ध्रुव ने कंक्रीट को एक ब्लॉक के रूप में व्यवस्थित किया तथा कंक्रीट में उपस्थित पानी को शीघ्रता से सुखाने के लिए उसे गर्म किया और कुछ ही सेकंड में कंक्रीट सख्त होने लगा, जिससे सभी मैनकी हैरान रह गए। उन्होंने ठोस ब्लॉक को घेर लिया, उसे अपने हाथों से छुआ और उसकी मजबूती को परखने के लिए उस पर दस्तक दी। उनमें से एक ने कंक्रीट ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल अंगुलियों की चोट के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। यह अजीब कंक्रीट मिट्टी और पत्थर की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत थी। एक बार जब ध्रुव ने उन्हें अपना स्वयं का कंक्रीट बनाना सिखाया तो सभी प्रतिभाशाली इंजीनियरों और चिंटू जैसे निर्माण कर्मियों ने इसे अपने घरों में लागू करना शुरू कर दिया। दिन के अंत में मैनकीज ने अपना बाकी समय आश्चर्य से ये देखने में बिताया कि नल और शावर से पानी की बौछारें उन पर कैसे पड़ रही थीं। वाह, पानी! मैं एक ही समय में नहा भी सकता हूँ और पी भी सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सचमुच मेरे घर में पानी का अंतहीन स्रोत है? ये चमत्कार है। हमारे बॉस ध्रुव के लिए जयकार! हुर्रे! वे सभी खुशी से चिल्लाए। ध्रुव ने निश्चित रूप से चिंटू को प्लम्बिंग सिस्टम की मूल बातें सिखाईं, जिसे उसने जल्दी ही सीख लिया और व्याख्यान देने के 1 घंटे के भीतर ही सीख लिया। फिर चिंटू ने अन्य मैनकीज को भी सिखाना शुरू कर दिया, जिससे वे सभी एक ही समय में काम कर सकें और घरों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर सकें। चूंकि चिंटू समूह में सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर था, इसलिए वह गांव में सभी उत्पादन का वास्तविक नेता बन गया। और जब भी ध्रुव को कोई काम करना होता तो वह हमेशा चिंटू को ही काम सौंप देता। इस बीच एनी अपने समूह की नेता भी थी। एसएस क्लास प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह कृषि से संबंधित हर चीज में बेहद निपुण हो गई। क्षेत्र के वन क्षेत्र में उन्होंने और कृषि प्रतिभा वाले कुछ अन्य मैनकी लोगों ने एक कृषि प्रणाली शुरू की। उन्होंने खेती के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसे इस परियोजना में शामिल किया, जिसमें विभिन्न फसलों को उगाने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां भी शामिल थीं। अभी उसने जंगल में जो भी फसल मिल सकती थी उसे बो दिया। इसमें आलू, कुछ पत्तेदार सब्जियां, गाजर और अन्य फसलें शामिल थीं जिन्हें हर कोई खा सकता था। चिंटू और उनके इंजीनियरों के समूह की मदद से वे एक ऐसी सिंचाई प्रणाली लागू करने में सफल हुए जिससे पौधों को पानी देना बहुत आसान हो गया। ध्रुव को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने विकसित मैनकीज को अपना काम करते देखा। आखिरकार सिर्फ एक दिन बीता था और फिर भी पूरी जगह पूरी तरह बदल गई थी। उसका घर उस इलाके में एकमात्र चीज हुआ करता था,
लेकिन अब उसके आसपास बहुत सारे कंक्रीट के घर बन रहे थे, जिनके चारों ओर खेत और खदान थे। येलो मैंकीज की असली ताकत यही थी। वे प्रोडक्शन में बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्हें इनके प्रबंधन के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने अपनी नज़र अपने पैरों के पास पड़े कंक्रीट ब्लॉक पर टिका दी। अब जाकर उन्हें इस जादुई दुनिया में कंक्रीट की पूरी क्षमता का एहसास हुआ। उनके पिछले जीवन में कंक्रीट अपनी टिकाऊपन और विश्व भर में इसकी उपलब्धता के कारण निर्माण के लिए मानक सामग्री बन गई थी। लेकिन शायद यदि कंक्रीट की कोई कमजोरी होती तो वह सीमेंट को सख्त होने में लगने वाला समय होता। पिछले जन्म में तो ऐसा ही था, लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं है। जादू की मदद से सीमेंट कुछ ही सेकंड में सख्त हो सकता है। इससे विश्व में निर्माण कार्य में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। ध्रुव तुरंत दिया से संपर्क करना चाहता था ताकि वे दुनिया को कंक्रीट बेच सकें। अध्याय 66 एक गांव की जरूरत है। कंक्रीट बेचना शुरू करने से पहले ही ध्रुव ने पहले बहुत सारा कंक्रीट जमा कर लेना चाहा। आखिरकार इस गांव में निर्माणाधीन सभी घरों और इमारतों को बनाने के लिए बहुत सारा कंक्रीट इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए उसने कुछ मैनकी लोगों को रेगिस्तान में जाकर चूना पत्थर की अच्छी खदान खोजने का निर्देश दिया। सौभाग्यवश जब वे अपनी खोज से वापस लौटे तो उन्हें अपने वर्तमान स्थान के बहुत निकट एक बड़ा सा पेड़ मिला। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे जितना चूना प्राप्त कर सकें उतना खनन शुरू करें, और उनके काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने उन्हें दिन भर में खनन किए गए सभी चूना पत्थर को ढोने के लिए कार उधार दी। बेशक उसे पहले उन्हें गाड़ी चलाना सिखाना था। शुक्र है कि उनमें से एक में ऐसी प्रतिभा थी जिसकी वजह से वह आसानी से गाड़ी चलाना सीख गया। फिलहाल वे एक दिन में जितना चूना पत्थर इकट्ठा कर सकते थे वह गांव के पूरे निर्माण प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त था। हालांकि अगर ध्रुव दुनिया भर में कंक्रीट निर्यात करना चाहता था तो उसे बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ललित, क्या तुम किसी अन्य मैनकी को जानते हो जो हमारी मदद कर सके? ध्रुव ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के होबमैनकी से पूछा। उन्होंने अपने सामने मौजूद बुजुर्ग मैनकी का नाम ललित रखा और उसके विकास के बाद ऐसा लगा कि वह कुछ साल कम उम्र का हो गया है और अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में एक आदमी बन गया है। हालांकि उसके पूरे शरीर को ढंकने वाला फर सफेद ही रहा, जिससे वह एक अल्बिनो मैनकी जैसा लग रहा था। इसके अलावा ध्रुव ने विकसित मैनकीज को हॉबमैनकीज के रूप में संबोधित करने का फैसला किया क्योंकि वह उन्हें अपने पिछले जीवन में काल्पनिक भूतों की याद दिलाता था। आखिरकार दोनों को दुनिया की सबसे निचली और कमजोर प्रजाति माना जाता था, इसलिए उन्होंने उनके विकास को उसी तरह नाम देने का निर्णय लिया जिस तरह गॉब्लिन्स का विकास हॉबगॉब्लिन्स में हुआ। हाँ बॉस ध्रुव, ललित ने एक शांत चाचा की गंभीरता के साथ उत्तर दिया। पार्च्ड लैंड्स के आसपास अन्य येलो मैन की जनजातियां भी बिखरी हुई हैं। हालांकि हम एक दूसरे के सटीक स्थानों के बारे में नहीं जानते हैं, ललित ने उत्तर दिया। ध्रुव ने सोचा कि अगर वह और अधिक मैनकी विकसित कर सके और उन्हें अपने एस्टेट में रहने दे तो यह अच्छा होगा। उसे बहुत अधिक प्रतिभाशाली होबमैनकी की आवश्यकता थी जो इस गांव में काम करने में मदद कर सकें। खनन समूह को अधिक श्रमिकों की आवश्यकता थी। चिंटू भी उससे अधिक प्रतिभाशाली इंजीनियरों की मांग कर रहा था और एनी को भी खेत के विस्तार में मदद की आवश्यकता थी। यह अत्यंत सौभाग्य की बात थी कि येलो मैनकीज में उत्पादक बनने की स्वाभाविक प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि कम से कम उनमें से अधिकांश के पास गांव में कुछ करने को तो होगा। इसलिए ध्रुव ने रेगिस्तान में छिपी कुछ जनजातियों को खोजने के लिए कुछ हॉबमैनकीज समर्पित करने का निर्णय लिया। उनका इरादा सिर्फ ज्यादा मजदूरों को लाना नहीं था, बल्कि उनकी मौजूदा स्थिति में सुधार करना भी था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि बहुत से मैनकी लोग भी वही मुश्किलें झेल रहे हैं जो ललित और दूसरे लोगों ने झेली हैं। उनके घर में पर्याप्त जगह, भोजन और पानी था। उन्हें वहां कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें गांव में भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद थी। जैसा कि मशहूर कहावत है, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। ध्रुव ने कहा, ललित कृपया कुछ सक्षम हॉबमैनकीज को खोजिए जो पार्च्ड लैंड से होकर यात्रा कर उन शेष जनजातियों से संपर्क कर सकें। उन्होंने ये काम ललित को सौंपा क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति में सामुदायिक नेता नामक एक क्लास प्रतिभा थी जिसने उसे वर्तमान गांव का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त कौशल और ज्ञान दिया था। ललित ने गांव के सभी हॉबमैनकीज के सभी कार्यों और प्रतिभाओं पर सटीक रूप से नजर रखी, जिससे वह आसानी से यह आकलन कर सके कि कौन से लोग किस कार्य में सर्वश्रेष्ठ होंगे। मेरे पास कुछ लोग हैं जो इस काम के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, बॉस ध्रुव। मैं उन्हें अन्य मन की जनजातियों को खोजने का काम सौंपूंगा। विश्वास रखें कि यह काम हो जाएगा, ललित ने ध्रुव की ओर झुकते हुए कहा। ध्रुव ने फिर जमीन पर पड़ी अपनी परछाई से कहा, भूरा, तुम अपने क्लोन को भी उनके साथ ले जाओगे, है न? चुनिब्योक मानसिकता वाला प्यारा बदमाश अपनी छाया से बाहर निकला और एक निंजा की तरह जमीन पर उतरा। हाँ गुरु,
मैंने पहले ही पूरे गांव में अपने क्लोन फैला दिए हैं। जब तक वे गुप्त शब्द बीटलजूस 3 बार बोलेंगे तब तक मैं उनकी छाया में प्रकट हो जाऊंगा और वे अपने ऊपर आने वाली किसी भी आपात स्थिति के बारे में बता सकेंगे। ध्रुव ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। पता चला कि श्रेया दो ओ ने न केवल उस छोटे से शैतान को एनीमे ट्रॉप्स दिए बल्कि मूवी ट्रॉप्स भी दिए। लेकिन चूंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ध्रुव ने इसे नज़रअंदाज करना ही उचित समझा। ठीक है, अच्छा। भूरा उछलकर ललित के सिर पर चढ़ गया और उत्साह से अपना सिर ऊपर उठाया। टिल्ड मुझे उम्मीद है कि अगली बार कुछ प्रतिभाशाली लोग भर्ती होंगे। कोई बुरा न मानना, लेकिन इस गांव के सभी मंकीज में उबाऊ प्रतिभाएं हैं। उनमें से कोई भी मेरी छाया सेना का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ शामिल नहीं होना चाहता। बॉस भूरा, अगर हमारे गांव में किसी को भी निंजा बनने की इच्छा हुई, जैसा कि आप कहते हैं, तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा, ललित ने कहा, मानो वह उस गुस्सैल आदमी को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। सचमुच? अच्छा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। ध्रुव को खुशी थी कि गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। ललित के अनुसार हर कोई अपनी मौजूदा जीवन शैली का आनंद ले रहा था। वे सिर्फ एक लीवर घुमाकर पानी पी सकते थे, उनके सिर पर छत थी जो उन्हें सूरज की गर्मी से बचाती थी, और वे हर दिन खाना और फल खा सकते थे। ये सब कुछ था जिसकी उन्हें कभी जरूरत थी। हर एक हॉबमैनकी ने मन ही मन ध्रुव और इस गांव के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने गांव को अच्छी तरह से भोजन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिभा का योगदान देने के लिए पहले से कहीं अधिक मेहनत की। दिन बीतते गए और गांव में हर मनकी अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। विशेष रूप से एक व्यक्ति था मनकी, जिसे ध्रुव ने एक बहुत ही विशेष काम सौंपा था। वह चिंटू था। अभी ये खास हॉबमैनकी अपने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ गांव से भाग रहा था। वह एनी की फसलों से दूर चला गया, चूना पत्थर से भरी लकड़ी की गाड़ी के ऊपर से कूद गया और गांव के अंदर शिष्टाचार की ललित की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। चिंटू को इसकी परवाह नहीं थी। वह ध्रुव को खुशखबरी बताना चाहता था। वह ध्रुव के घर में घुसा और भूरा को सलाम किया जो रसोई घर के किनारे अपनी निंजा चालों का अभ्यास कर रहा था। इसके बाद वह सीधे दूसरी मंजिल पर कूद गया और मास्टर बेडरूम में घुस गया। बॉस, ये काम कर रहा है, चिंटू ने उत्साह से लड़खड़ाती आवाज में कहा। अध्याय 67 बिजली। ध्रुव तुरंत अपने बिस्तर से उठ गया और चिंटू की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर हर पल उत्साह बढ़ता जा रहा था। ये काम कर रहा है? उसने चिंटू से पूछा। ये काम कर रहा है, बॉस, चिंटू ने जवाब दिया। उन दोनों को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे दोनों घर से बाहर भागे और गांव के आधे अधूरे घरों में भाग गए। चिंटू को पहले की तरह ही उन्हीं बाधाओं से गुजरना पड़ा, जबकि ध्रुव बस हवा में उड़ गया और तुरंत दूरी पर स्थित एक बड़ी चौकोर इमारत की ओर बढ़ गया। ये संरचना कंक्रीट से बनी थी, जिसकी छत पर लगे निकास छिद्रों से सफेद धुआं निकल रहा था। ये ध्रुव और चिंटू का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, स्टीम टरबाइन। उन्होंने मिलकर एक कार्यशील जनरेटर का निर्माण किया, जिससे वे ऊष्मा ऊर्जा का संचय कर सकें और उसे उपयोगी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है, कई बार प्रयोग करना पड़ा और पूरी योजना बनानी पड़ी। और कल अन्य हॉबमैन की इंजीनियरों की मदद से अंतिम रूप से निर्माण पूरा हो गया। सुबह सुबह चिंटू ने अंतिम सुरक्षा जांच की और अंत में ध्रुव को बताया कि स्टीम टरबाइन चालू होने के लिए तैयार है। वे दोनों नियंत्रण कक्ष के अंदर पहुंचे और देखा कि कुछ अन्य इंजीनियर हॉबमैन की ध्रुव और चिंटू के आने का इंतजार करते हुए आगे पीछे घूम रहे थे। अंततः उनके कठिन परिश्रम का फल देखने का समय आ गया। बॉस, आपको सम्मान मिला है, चिंटू ने ध्रुव को लीवर देते हुए कहा। ध्रुव ने सिर हिलाया और लीवर उठाया, जिसे धकेलने के लिए काफी ताकत की जरूरत थी। शुक्र है कि वह 10 साल का बच्चा होने के बावजूद पहले से ही काफी मजबूत था। जैसे ही उन्होंने इसे ऑन स्थिति में धकेला, पूरे नियंत्रण कक्ष में एक संतोषजनक क्लिक की आवाज गूंजी, जिससे उन्हें पता चला कि चकमक पत्थर ने सफलतापूर्वक आग जला दी है, जो डिब्बों के अंदर ईंधन को जलाने लगेगी। ध्रुव ने अपने सर्वोच्च कौशल मन संग्रह का प्रयोग करके यंत्र में धातु की परतों के आर पार देख लिया। आग जलाने के बाद पानी उबलने लगा और 100 डिग्री सेल्सियस या पानी के क्वथनांक पर पहुंचने पर भाप एक छिद्र में उठने लगी, जिसने सब कुछ टरबाइन की ओर निर्देशित कर दिया। चूंकि इस अपेक्षाकृत छोटे छिद्र में काफी बड़ी मात्रा में भाप बह रही थी, इसलिए इस भाप की गति और दबाव टरबाइन को अत्यंत तीव्र गति से घुमाने के लिए पर्याप्त था। यहीं पर जादू हुआ। धीरे धीरे टरबाइन से जुड़े जनरेटर से बिजली की चमक निकलने लगी, जो भाप टरबाइन की गर्मी को बिजली में बदलने में सफलता का संकेत था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उन्हें ये जानने के लिए कि स्टीम टरबाइन ठीक से काम कर रहा है, उन सभी ने कंट्रोल रूम के बीच में रखे एक लाइट बल्ब को देखा।
वे सभी सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि प्रकाश बल्ब टिमटिमाना शुरू हो गया था। और अंततः वह चालू हो गया और उससे ऐसी चमक निकली कि पूरा कमरा जगमगा उठा। हमने कर दिखाया। पूरा कमरा खुशी और राहत के जश्न में डूब गया। सभी जगह गले मिलना, उछलना और चिल्लाना शुरू हो गया। बॉस, ये हो गया, आप सही थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव का बिजली पैदा करने का वादा सच हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी जादू की जरूरत नहीं थी, बस उनके आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत थी। इस स्टीम टरबाइन से वे पूरे गांव को आधी रात में भी बिजली दे सकते थे। ध्रुव भी थोड़ा भावुक था। उसे केवल 10 साल लगे, लेकिन आखिरकार वह अपने जीवन में बिजली लाने में सक्षम हो गया। उसने इस दुनिया में जीवन को पहले से कहीं अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई। उसके पास बहुत सारे आविष्कार थे जो केवल बिजली से ही काम कर सकते थे। वह आज के बाद ही उन पर काम करना शुरू कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम सभी ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, उन्होंने चिंटू और बाकी इंजीनियरों से कहा। लेकिन हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने कमरे की ओर की खिड़की की ओर इशारा किया, जिससे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। हमें हर घर को बिजली से जोड़ना शुरू करना होगा। चिंटू, हमारे पास बिजली की लाइनें तैयार हैं, है ना? चीफ इंजीनियर ने सिर हिलाया। हाँ बॉस, मैंने पहले ही दूसरे इंजीनियरों को घरों में तार लगाने का निर्देश दे दिया है। हमें बस उन सभी को बिजली के स्रोत से जोड़ना है। ध्रुव ने सिर हिलाया। अब समय आ गया है सबको बिजली की ताकत दिखाने का। दोपहर में ध्रुव ने ललित से गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके बिजली का प्रदर्शन शुरू करवाया। सभी होबमैन की गांव के बीचों बीच चौक पर एकत्र हुए। वे सभी अपनी जगह पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सूरज जल्द ही दूर चला गया और रात ने पूरे क्षितिज को ढक लिया। सभी को अपने घरों में सभी मोमबत्तियां बुझाने का निर्देश दिया गया, जिससे पूरा गांव अंधकार से भर गया। क्या हो रहा है? हॉबमैन की बच्चों में से एक ने पूछा। चुप रहो बच्चे, हमारे बॉस का कहना है कि उनके पास हमें दिखाने के लिए कुछ अद्भुत चीज है, उसके माता पिता ने कहा। लेकिन फिर भी बहुत सारे मैनकी थे जो अंधेरे में इंतजार करते हुए थोड़ा बेचैन हो गए थे। तभी ध्रुव की शांत आवाज पूरे चौक में गूंज उठी, जिससे सभी उत्साहित हो गए। आप सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यह इसके लायक है, मैं वादा करता हूँ। बिना किसी देरी के अब मैं आपको वह परिणाम बताऊंगा जिस पर हम सभी काम कर रहे हैं। चिंटू, इसे चालू करो। एक ही क्लिक के साथ एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने हॉबमैनकीज को घेर लिया। बच्चा हॉबमैनकी से हर उठा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसे इतनी तेज रोशनी की उम्मीद नहीं थी, जबकि सूरज कुछ घंटे पहले ही डूब चुका था। लेकिन तभी उसे हैरानी और विस्मय की आवाजें सुनाई देने लगीं। बहुत खूब, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सुंदर है। निकोला, इसे देखो। अपने माता पिता की भावुक आवाजें सुनकर बच्चे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। और जैसे ही उसकी निगाह रोशनी पर पड़ी, उसे अपने गांव का सुंदर दृश्य दिखा, जो हर जगह तारों से जगमगा रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वह हौंफने लगा, उसकी सांस रुक नहीं रही थी। ध्रुव ने निर्देश दिया कि वहां छोटे छोटे बल्ब लगाए जाएं, जिन्हें तारों में बांधकर घरों के चारों ओर लपेटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिछले जन्म में क्रिसमस की लाइटों में होता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका गांव रात्रि के आकाश में तारों की उपस्थिति से धन्य हो गया हो। अध्याय 68 मैनकीज को स्वर्ग की ओर ले जाना। गांव में हर कोई जल्दी ही अपने दैनिक जीवन में बिजली का उपयोग करने का आदी हो गया। अब जब उनके पास यह नया बिजली स्रोत था, तो उन्हें पूरे गांव के लिए पानी की टंकी तक मैन्युअल रूप से पानी पंप करने की जरूरत नहीं थी। अब सब कुछ एक इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से संचालित होता था, जो प्लम्बिंग सिस्टम को पानी की आपूर्ति करता था। जब भी पानी खत्म हो जाता था तो यह अपने आप ही फिर से भर जाता था। पानी, जो पहले उनके जीवन में बहुत दुर्लभ था, अब इतना प्रचुर था कि चौक के बीच में एक बड़ा फव्वारा था जो लगातार हॉबमैनकीज का मनोरंजन करता था। ललित ने स्नेह भरी निगाहों से बच्चों को खेलते और फव्वारे में उछल कूद करते तथा पानी में भीगते हुए देखा। ध्रुव की वजह से बच्चों को अब उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता जो उन्हें बचपन में झेलनी पड़ती थीं। उनके पास जरूरत के मुताबिक पानी था और इतना कुछ कि उन्हें हर दिन अपने शरीर को धोने की सुविधा भी थी। उसने आह भरी और प्यासी भूमि के क्षितिज की ओर देखा। उसके सीने में अपराध बोध बढ़ने लगा। यहाँ वह बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद ले रहा था। फिर भी वहाँ अभी भी रेगिस्तान में बहुत सारे पीले मैनकी थे जो पीने के लिए पानी की एक बूंद के बिना पीड़ित थे। वह केवल यही आशा कर सकता था कि वे शीघ्र ही इस स्वर्ग को पा लेंगे और ध्रुव के उपहार से धन्य हो जाएंगे। कहीं भी नहीं, जहाँ क्षितिज पर अंतहीन रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, एक अकेला पीला मैनकी सूखी मिट्टी से होकर आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर क्षीण हो गया था और उसकी त्वचा सूखने के कारण उखड़ रही थी।
कई दिन हो गए थे जब वह अपने गांव से निकलकर पौराणिक मरुद्यान की खोज में निकला था, एक ऐसी जगह जो पानी और जीवन से भरपूर थी। लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि यह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। वहां सिर्फ मैंकी की हड्डियां थीं जो उसी निरर्थक सपने के साथ रेगिस्तान में निकल पड़े थे। वह हार मानकर अपने गांव वापस लौटने वाला था, लेकिन तभी उसे दूर से कुछ दिखाई दिया। सूरज की गर्मी ने मैंकी के लिए सब कुछ धुंधला कर दिया, लेकिन उसे यकीन था कि उसने रेगिस्तान में अन्य जीवों को चलते हुए देखा है। वह आगे बढ़ता गया और अंततः उसे एक अजीब नई प्रजाति मिली जिसका फर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंकी को लगा होगा कि वह अपनी ही प्रजाति के लोगों से मिल गया है, लेकिन उनकी सीधी मुद्रा और उनके मानव जैसे चेहरे उसे बता रहे थे कि वे उससे अलग हैं। वे ज्यादा शक्तिशाली थे। इतना ही नहीं, वे निश्चिंत भी लग रहे थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने शरीर को ढकने वाले अजीब कपड़े पहने तो भी सूर्य की तीव्र गर्मी में उन्हें एक बार भी पसीना नहीं आया। उनका रवैया सहज था, मानो कठोर और शुष्क रेगिस्तान से गुजरना कोई चुनौती नहीं, बल्कि सुबह की एक आसान सैर हो। मैंकी की तुलना में ये जीव हंस रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। वे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। फिर मैंकी ने देखा कि उनमें से एक प्राणी ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली। स्लोश! दूर से भी मैंकी उस आवाज को पहचान सकता था। यह पानी की आवाज थी। जीव ने बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और जितना पानी पीना चाहता था वह पी गया। मैंकी उस जीव को अपनी प्यास बुझाते देख सूखे गले से कुछ नहीं रोक सका। तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। उस जीव ने खुद पर पानी डालना शुरू कर दिया, जिससे पानी उसके चेहरे से टपकने लगा और वह जमीन पर गिर गया, जिससे ये जीवन रक्षक संसाधन पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैंकी को यकीन नहीं हुआ। अगर उसका गला न सूखता तो वह उस जीव पर पानी बर्बाद करने के लिए चिल्लाता। भले ही वह पहले ही अपना पेट भर चुका हो, फिर भी वह प्राणी उस पानी को अपने अन्य साथियों के लिए बचा सकता था। जैसे ही मैंकी ने ये सोचा, अन्य प्राणियों ने भी अपनी बोतलें निकाल लीं और गर्मी से बचने के लिए पानी में छींटे मारने लगे। अंततः मैंकी ने इन प्राणियों के पास जाने का साहस जुटाया। हे दयालु प्राणी, कृपया मेरे लिए पानी बचाओ, मैंकी ने विनती की। उसका सिर लगभग जमीन में गड़ा हुआ था। होबमैन की परिवार के सभी सदस्यों ने उसकी ओर देखा और देखा कि वह कितनी भयानक स्थिति में था। मैं पानी के लिए गुलाम बनने को तैयार हूँ, कृपया। इससे पहले कि वह और अधिक विनती करता और अपने आप को दंडवत करता, अचानक उसके सिर में ठंडक महसूस हुई। उसने ऊपर देखा तो उसके माथे के पास पानी से भरी एक लकड़ी की बोतल रखी थी। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लो, जितना पानी चाहिए पी लो, होबमैंकी ने कहा। मैंकी ने सावधानी से बोतल ली और पहला घूंट लिया। ये वास्तव में पानी था, और उन्होंने उसे बिना कुछ मांगे ही पानी दे दिया। मैंकी ने जल्द ही खुद को पानी से भरना शुरू कर दिया। उसने बोतल के अंदर की आखिरी बूंद भी नहीं छोड़ी और उसे पूरा पी गया और आखिरकार राहत की सांस ली। हाँ, मंकी ने जमीन पर लेटे हुए पूरी तरह से भरकर कहा। दयालु प्राणी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। होबमैंकीज ने अपने कंधे उचका दिए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ध्रुव से ही सीखा था कि यह एक इशारा था जिसका मतलब था आपका स्वागत है। मैं परोपकारी प्राणियों की सेवा के लिए अपना जीवन देने को तैयार हूँ, मैंकी ने कहा। लेकिन होबमैंकीज ने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा पानी है। ये सुनने के बाद मैंकी केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने रेगिस्तान के बीच में एक पौराणिक मृद्यान खोज लिया। यदि वह अपने गांव वालों को इस स्थान पर ले जा सके तो वे मृत्यु से बच जाएंगे। कृपया मुझे बताएं, आप यह पानी कैसे प्राप्त करते हैं? मुझे इसकी ज़रूरत है अपने गांव को बचाने के लिए। कृपया मुझे बताएं, ओएसिस कहाँ है? मैंकी को पता था कि यह एक लंबी कोशिश थी। आखिरकार, अगर इन प्राणियों को ओएसिस मिल भी गया तो वे इसे किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। वे इसे अपने लिए जमा कर लेंगे। फिर भी उसे प्रयास करना पड़ा। जवाब में होबमैंकीज ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि उन्हें केवल चूना पत्थर खोजने के लिए रेगिस्तान में भेजा गया था, फिर भी ललित ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे किसी भी खोए हुए मैंकी को गांव में ले जाएं। हम किसी मृद्यान को तो नहीं जानते, लेकिन हमारे पास एक स्वर्ग है। यह एक ऐसी जगह है जहां पानी बारिश की तरह बहता है, जहां भोजन प्रचुर मात्रा में है और जहां रात में तारे जमीन में उतर आते हैं। हम आपका और आपके पूरे गांव का स्वागत कर सकते हैं। क्या आप इसे देखना चाहते हैं? अध्याय 69 निवासियों की संख्या में वृद्धि। लगभग 20 मैंकी लोगों का एक पूरा गांव इस तथाकथित स्वर्ग की खोज में कठोर रेगिस्तान से होकर गुजरा। कोई भी समझदार प्राणी कभी यह विश्वास नहीं करेगा कि यह स्वर्ग वास्तव में कुछ है। उन्हें बताया गया कि उस जगह पर वे हर दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी पी सकते हैं। उन्हें बताया गया कि अगर वे वहां रहेंगे तो उन्हें रात में भूखे रहने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी।
लेकिन शायद सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कीमत चुकाए इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकता था। उन्हें बस गांव में अपनी प्रतिभा का योगदान देना था। मैनकी के इस समूह को इस कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। ये सच होने से बहुत अच्छी थी, लेकिन वे बेहद हताश थे। गांव के लिए जो पानी उन्होंने जमा किया था वह सूख चुका था और ऐसा नहीं लग रहा था कि जल्दी ही बारिश होगी। यदि उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वे सभी शीघ्र ही निर्जलीकरण से मर जाएंगे। जब वे अंततः इस स्वर्ग पर पहुंचे तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। उन्होंने हॉबमैनकीज को निर्माण कार्य, फसलों की देखभाल तथा दिन के मध्य में, जब सूर्य अपने चरम पर होता था, सभी प्रकार के काम करते देखा। सभी मैनकी लोगों के लिए यह सामान्य ज्ञान था कि उन्हें केवल दिन के समय जल्दी या देर रात तक काम करना चाहिए ताकि वातावरण के कारण उन्हें बार बार प्यास न लगे। लेकिन इन हॉबमैनकीज को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर घर की दीवारों पर लगे उन अजीब धातु के उपकरणों से लीवर को एक बार घुमाने पर उन्हें किसी भी समय पीने के लिए पानी मिल जाता था। आप नए मैनकी होंगे, स्वागत है। ललित ने मनकेयों के नए समूह को क्षेत्र के अंदर ले जाकर उन्हें गांव में देखने लायक हर चीज दिखाई। उन्हें जितना पानी चाहिए था उतना दिया गया और जितना खाना चाहिए था उतना दिया गया। और सबसे बढ़कर उन्होंने उन्हें बिजली का जादू दिखाया। हर घर में लाइट बल्ब लगे थे जो हर जगह रोशनी करते थे, तब भी जब सूरज उन तक नहीं पहुंच पाता था। सचमुच ऐसा लग रहा था मानो तारे टूटकर इस धरती पर आ बसे हों। बहुत समय नहीं बीता था कि सभी मैन के लोग ललित के सामने झुक गए और उनसे विनती करने लगे कि वह उनके गांव को इस स्वर्ग में शामिल करने की अनुमति दे। वे अपने गांव के लिए कम से कम कुछ पानी पाने के लिए गुलाम बनने को तैयार थे। वे इस स्वर्ग के आसपास रहने के लिए खुले में सोने के लिए भी तैयार थे। ललित ने उन्हें तुरंत बताया कि इस गांव में आना मुफ्त है। अगर वे यहाँ रहना चाहते हैं और सभी सुविधाएं पाना चाहते हैं तो वे बिना किसी शर्त के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैनकी होने के नाते उन्हें इस उपहार को प्राप्त करने के बाद कुछ करना था। उन्हें इस उदारता का बदला चुकाना था। यदि आप इस गांव में योगदान देना चाहते हैं तो आपको बॉस के पास जाना चाहिए, जिसने सभी के लिए आराम से रहने के लिए इस स्वर्ग की स्थापना की। वह आपकी प्रतिभा को जागृत करेगा जिसका उपयोग आप इस गांव को विकसित करने में कर सकते हैं। ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने गांव में नए मैनकीज का स्वागत किया, उन्हें हॉबमैनकीज के रूप में विकसित किया और उनकी प्रजाति के भीतर छिपी प्रतिभाओं को उजागर किया। जैसा कि अपेक्षित था, उनमें से प्रत्येक के पास उत्पादन में प्रतिभा थी और ललित की मदद से उन्हें जल्दी ही ऐसी नौकरियां मिल गईं जो उनके जागृत कौशल के अनुरूप थीं। कुछ लोग इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए चिंटू के पास चले गए, कुछ लोग पूरे गांव के लिए कपड़े की व्यवस्था करने के लिए सिलाई का काम करने लगे, और शुक्र है कि उनके पास बहुत सारे चरवाहे भी थे जो भोजन के लिए पशुओं की देखभाल करने में सक्षम थे। फिलहाल पूरे गांव की जनसंख्या अंततः 3 अंकों की संख्या तक पहुंच गई है और हर गुजरते सप्ताह के साथ यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह मैनकी का पहला समूह नहीं था जो इस गांव में शामिल हुआ। हॉबमैनकी द्वारा की गई सभी टोही ने और अधिक जनजातियों को यहां आने और बेहतर जीवन जीने का मौका दिया। इसका मतलब यह हुआ कि घरों का निर्माण एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जो लगातार बढ़ता जा रहा था और चिंटू को हर दिन व्यस्त रखता था। इससे मदद मिली कि बहुत सारे जागरूक इंजीनियर हॉबमैनकीज थे, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी उनके लिए बहुत ज्यादा थे। और चूंकि गांव में निवासियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए बिजली की खपत भी बढ़ गई थी। शुक्र है कि मैनकीज ने रेगिस्तान में तेल के कुओं की खोज जारी रखी, जिससे वे स्टीम टरबाइन में ईंधन के रूप में तेल इकट्ठा कर सकें। ध्रुव को रेगिस्तान में खनन और संसाधन जुटाने के बोझ को कम करने के लिए लगभग 5 और ऑटोमोबाइल बनाने पड़े। 2 ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल तेल इकट्ठा करने के लिए किया गया, 2 का इस्तेमाल चूना पत्थर इकट्ठा करने के लिए किया गया और 2 का इस्तेमाल ज्यादा जनजातियों की खोज करने और उन्हें गांव में लाने के लिए किया गया। इसके कारण कंक्रीट का उत्पादन बहुत आसान हो गया। लगभग पूरे गांव में अब कंक्रीट का फर्श था, सिवाय नव विकसित हॉबमैनकीज के लिए निर्माणाधीन नए विस्तारित घरों के। ध्रुव ने चिंटू को एक कंक्रीट फैक्ट्री पर भी काम पर लगा रखा था, जो पूरी होने वाली थी। वह उस दिन के करीब पहुंच रहा था जब वह आखिरकार कंक्रीट को रीबॉर्न उत्पाद के रूप में बेच सकता था। बेशक उसे अभी भी इस अजीब नई निर्माण सामग्री को बाजार में लाने का तरीका सोचना था, लेकिन ये किसी और दिन की समस्या थी। ध्रुव ने इस अंतिम मनकी को विकसित करने के बाद आराम करने की योजना बनाई। लेकिन फिर ध्रुव को अपनी योग्यता पर ध्यान गया। यह कोई एस क्लास प्रतिभा या कुछ और नहीं था, बल्कि विकास से प्राप्त कौशल कुछ ऐसा था जिसने ध्रुव को एक बहुत अच्छा विचार दिया। उसने तुरंत मैनकी की प्रतिभा को जगाया और उससे एक एहसान मांगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने कौशल का उपयोग करें और वह सामग्री ढूंढें, उन्होंने नए हॉबमैनकी से कहा। जैसी आपकी इच्छा, उन्होंने उत्तर दिया।
ललित की मदद से नया हॉबमैन की तुरंत काम पर लग गया और उसके साथ कई अन्य मैन की भी रेगिस्तान में इस बहुमूल्य सामग्री की खोज में निकल पड़े। एक दिन बाद हॉबमैन की ध्रुव की संपत्ति पर वापस आया और उसे पीले रंग का एक अजीब चट्टान जैसा क्रिस्टल दिखाया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस क्रिस्टलीय चट्टान को अपने हाथों में लिया। भले ही इसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह थी, लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति था जो इस तत्व का सही मूल्य जानता था। ये सल्फर था, जो उनकी अगली परियोजना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री थी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना श्रेया दो? ओह, मैंने आपके मस्तिष्क में सूत्र डाउनलोड कर दिया है, उनके निजी एआई सहायक ने उत्तर दिया। इससे वह कुछ अविश्वसनीय रूप से अद्भुत चीज बनाने में सक्षम हो जाएगा। यह उनकी मां के आगामी जन्मदिन के लिए एकदम सही उपहार था। अध्याय 70 इशिता का उपहार। इशिता ने वैंडरबिल्ट एस्टेट की खिड़की से बाहर देखते हुए आह भरी। ध्रुव को घर छोड़े हुए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन वह पहले दिन से ही अपने बेटे के बिना काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। ऊब महसूस करते हुए वह अपने बिस्तर से उठी और अपने घर के चारों ओर घूमने लगी। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती थी। वह रसोई घर में गई और देखा कि नौकरानियां ध्रुव द्वारा बनाए गए नलों से बर्तन धो रही थीं। वह बाहर जाकर सेबेस्टियन और अन्य बटलरों को उनके ब्रेक टाइम के दौरान शतरंज खेलते हुए देखने गई। उनके समूह में स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति थी, बीच की कुर्सी ध्रुव के लिए खाली रह गई थी। फिर वह प्रशिक्षण मैदान देखने के लिए पिछवाड़े में चली गई। वह यहाँ हर रोज सुबह सुबह ध्रुव के साथ जादू के सत्र में भाग लेती थी, और भले ही उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वह बिना ऊब महसूस किए धैर्यपूर्वक उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करता रहा। वह गर्म पानी के झरने के पास चली गई और छत से निकलती गर्म भाप उसे ध्रुव के साथ रोजाना नहाने की याद दिलाती थी। वह हमेशा महिलाओं के सेक्शन में जाने से कतराता था, लेकिन हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार उसके साथ नहाता था। उसका अभी नहाने का कोई मन नहीं था, इसलिए वह अपने शयन कक्ष में वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। शायद ध्रुव के बारे में जो बात उसे सबसे ज्यादा याद आती थी, वह थी उसकी अजीब अजीब कहानियां और विचार जो उसे सपनों में आते थे। हर रात सोने से पहले ध्रुव मास्टर बेडरूम में जाता और उन्हें एक समानांतर दुनिया के बारे में बताता जिसका सपना उसने अपनी नींद में देखा था। उस दुनिया में मनुष्य अपने शरीर में किसी भी तरह के जादू के बिना रहते थे और पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर थे। और जादू के बिना जीवन की सरलता के बावजूद वह हमेशा उस समानांतर दुनिया का वर्णन जादू से भी अधिक आश्चर्यजनक चीज के रूप में करते थे। ताकत के बजाय रचनात्मकता सर्वोच्च थी। वहां लोग उन पुरुषों और महिलाओं की पूजा करते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे जो दूसरों से बेहतर गा सकते थे या नृत्य कर सकते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि वह वहां पैदा हुई होती तो पूरी दुनिया में एक अभिनेत्री या आइडल के रूप में काफी लोकप्रिय होती। उन्होंने उन्हें उस दुनिया के विशेष अवसरों के बारे में बताया, जिनमें प्रेमियों का दिन, स्वतंत्रता का दिन, किसी प्रकार के भगवान के जन्म का दिन और नए वर्ष के आगमन का दिन शामिल था। उन अवसरों पर हर कोई आसमान में चमकते फूल देख सकता था। इसने इशिता की कल्पना को मोहित कर दिया। उसने तो यहाँ तक चाहा कि वह ध्रुव के दिमाग में झांक सके ताकि वह उन चमकते फूलों की भव्यता को देख सके जो आसमान में फूट पड़े थे। ध्रुव की कहानियों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस समानांतर दुनिया में वह कैसी होती। क्या वह अपने जन्मदिन पर उन फूलों को खिलते हुए देख पाती? वह खुद पर हंस रही थी कि वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों सोच रही थी। ध्रुव कहानी सुनाने में इतना माहिर था कि उसे कुछ ऐसा देखने की इच्छा हुई जो केवल काल्पनिक कहानियों में ही होता है। हाँ टिल्ड मुझे ध्रुव की याद आ रही है। मुझे उम्मीद है कि वह कल यहाँ होगा। उसके शब्द बस कुछ ऐसे थे जो उसने खुद से कहे थे। लेकिन बेशक मैं यहीं रहूंगा माँ, यह आपका जन्मदिन है, ध्रुव ने कहा और वह अचानक उसके पीछे आ गया। इशिता इतनी हैरान हुई कि वह बिस्तर से उछल पड़ी। ध्रुव को वहां देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीरे धीरे उसके पास आए और अपने हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ाए, और जैसे ही उसने उसके गालों को छुआ उसने अपने हाथों में उसकी गर्माहट महसूस की। ये सच था, यह कोई भ्रम नहीं था। ध्रुव हवेली में वापस आ गया था। वह उसकी ओर कूद पड़ी और महीनों की अनुपस्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा बची थी उसे अपने गले लगा लिया। ओह माँ, यहाँ सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन उसने उसकी उपेक्षा की और उसे अपने आलिंगन में रखा। अंततः जब उसकी अपने बेटे के लिए तड़प पूरी हो गई तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके कंधों को पकड़ लिया। मुझे पता था कि तुम मेरा जन्मदिन नहीं भूलोगे, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। बेशक माँ, मैं इसे मिस नहीं करूंगा, उसने थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी नाक खुजलाते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसने पूछा। क्या तुमने अपनी कार में कई दिन यात्रा की? ध्रुव ने अपना गला साफ किया। इससे पहले कि आप मुझसे ये पूछें माँ, मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ।
यह मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। वह उसे मास्टर बेडरूम की बालकनी में ले गया, जहां से पूरी प्रॉपर्टी और उसके आसपास का पूरा जंगल दिखाई देता था। सूरज कुछ घंटे पहले ही डूब चुका था और दूर आसमान में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब बात यह है कि पूरा एस्टेट अंधेरे में डूबा हुआ था। एस्टेट के चारों ओर जो लैंप पोस्ट आग से जलाए जाने थे वे पूरी तरह बुझ गए थे। क्या रूमी तेल के दिए जलाना भूल गई? इशिता ने बगीचे की ओर देखते हुए खुद से पूछा। नहीं माँ, मैंने उससे आज रात के लिए सभी लाइटें बुझाने को कहा था। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्रुव ने समझाया। तुम क्या योजना बना रहे हो? उसने थोड़ा संदिग्ध होकर पूछा। ध्रुव ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी नजरें उधर ही रखो माँ। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और उसे अपने लिए उल्टी गिनती की आवाज फुसफुसाते हुए सुना। 3, 2, 1 तशश। अचानक जंगल के अंधेरे से आग की एक किरण निकली और आसमान की ओर बढ़ गई। और जैसे ही यह अपने चरम पर पहुंची, आग अचानक लाल रंग के एक सुंदर मिश्रण में बदल गई और आसमान में एक पूर्ण फूल के रूप में खिल गई। इशिता चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में जंगल से आग की कुछ और लपटें निकलीं और आसमान में फैल गईं, जिससे इशिता के लिए रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता तैयार हो गया। शुष्क भूमि में सल्फर की खोज के बाद ध्रुव कुख्यात बारूद बनाने में सक्षम हो गया। बस कुछ अतिरिक्त सामग्रियों के साथ वह आतिशबाजी बनाने में सक्षम था। इशिता को दिए गए उनके उपहार से उसके दिल को अंदर से खुशी महसूस हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह उसकी कल्पना से भी बेहतर लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव उसे कुछ ऐसा दिखा रहा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि वह कभी नहीं देख पाएगी। उसने ध्रुव के माथे को चूमा और मुस्कुराए। धन्यवाद बेटा, मुझे ये बहुत पसंद आया, उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। और इस तरह माँ और बेटे ने पूरी रात शांति के साथ आतिशबाजी का आनंद लिया। 1 मिनट रुको ध्रुव, इशिता ने कहा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ध्रुव ने अपना सिर खुजलाते हुए अजीब तरह से हंसा। ध्रुव 2 के साथ मेरी अपनी क्लोन छाया भी जुड़ी हुई है। इसकी वजह से मैं उसकी जगह ले पाया और एक पल में यहाँ पहुँच गया। हा हा हा। क्या ये बढ़िया नहीं है माँ? इशिता चुप हो गई। माँ, तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम इस पूरे समय हमेशा यहीं रह सकते थे? इशिता ने धीमी आवाज में कहा। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे के भाव को छुपा रहे थे। ध्रुव पीछे हटने लगा। उसे कोई बहाना चाहिए था। उसने गूगल पर novelfire.net वेबसाइट देखी, जहां से उसे दूरी दिल को और भी ज्यादा कोमल बना देती है। यह कोई व्यवहार्य प्रतिक्रिया नहीं थी। हवेली में फैली अराजकता आसमान में आतिशबाजी की आवाजों से छिप गई। सजा के तौर पर उन्हें अपने सपनों की समानांतर दुनिया के बारे में अपनी कहानियां जारी रखने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार उनसे मिलने के लिए मजबूर किया गया। अध्याय 71 पुनर्जन्म की जांच। अपनी मां के जन्मदिन के लिए वैंडरबिल्ट एस्टेट का दौरा करने के 1 सप्ताह बाद ध्रुव किंग्सब्रिज में रीबॉर्न कंपनी की वर्तमान स्थिति देखना चाहता था। जब दिया अपने कार्यालय में कंपनी की रिपोर्ट लिख रही थी, तो मोमबत्ती अचानक टिमटिमाने लगी और उसकी छाया पूरी तरह से अलग चीज में बदल गई। दिया, मैं मिलने आ रहा हूँ। ध्रुव की आवाज उसके कार्यालय में गूंजी, जिसने उसे अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। उसने तुरंत अपनी मुद्रा ठीक की और युवा मास्टर का स्वागत करने के लिए मुड़ी। वह कमरे के कोने में झुक गई, जहां ध्रुव जादुई रूप से कहीं से प्रकट हो गया। काफी समय हो गया युवा मास्टर, दिया ने कहा। माफ करें, मैं पार्च्ड लैंड्स में काम में व्यस्त हो गया। अब जब मुझे अधिक मदद मिल गई है तो मैं किंग्सब्रिज में अधिक बार जाने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ध्रुव ने अपने सभी परिचितों को उनकी परछाई में अपना एक क्लोन बनाकर छोड़ दिया। ये भूरा के कौशल का एक बेहतर संस्करण था, जिससे ध्रुव को अपने किसी भी क्लोन में अपना असली शरीर स्थानांतरित करने की अनुमति मिली, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। इससे किंग्सब्रिज और पार्च्ड लैंड्स के बीच यात्रा करना बेहद आसान हो गया। हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है? ध्रुव ने कंपनी के कार्यालय की मंजिल दिखाने वाली खिड़की पर नजर डालते हुए पूछा। पिछली बार जब वे यहाँ आए थे, तब से भवन में श्रमिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि दिया को रीबॉर्न के बढ़ते कारोबार को प्रबंधित करने के लिए बहुत अधिक लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है यंग मास्टर। किंग्सब्रिज के पूरे इलाके में अब हमारी प्लम्बिंग प्रणाली लग गई है, जिससे उन्हें पानी आसानी से मिल सकेगा। सिर्फ इस इंस्टॉलेशन से हमें जो मुनाफा हुआ है, उससे हमें 10 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। हमने सदस्यता आधारित जल निस्पंदन प्रणाली भी लागू की है, जिसकी आपने कल्पना की थी। हर महीने हम सीधे नल से पानी पीने के इच्छुक नागरिकों से सैकड़ों हजारों स्वर्ण सिक्के प्राप्त करते हैं। ध्रुव ने स्वयं ही सिर हिलाया। धीरे धीरे किंग्सब्रिज अपने पिछले जीवन के जीवन स्तर के करीब पहुंच रहा था।
हालांकि उन्हें हर महीने पानी का बिल देना पड़ता था, लेकिन यह इसके लायक था क्योंकि वे घातक बीमारियों और महामारियों से सुरक्षित रहते थे। सीवर प्रणाली के बारे में क्या ख्याल है? ध्रुव ने पूछा। उस मोर्चे पर सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने उम्मीद की थी, यंग मास्टर। निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। दिया ने ध्रुव को पूरे प्रोजेक्ट से संबंधित रिपोर्ट के कागजात दिखाए। उन्होंने श्रेयादो के साथ सब कुछ का निरीक्षण किया और पाया कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। सेबरस और मैजिक टॉवर की मदद से काम की गुणवत्ता शुरू से ही सुनिश्चित थी। दिया ने उत्साहपूर्वक कहा, हमारे प्रयासों के कारण शहर में बीमारियों की दर में काफी कमी आई है। भूरा कुछ देर के लिए ध्रुव की छाया से बाहर आया। मेरे क्लोन शहर में किसी भी तरह की महामारी फैलने की जांच करते हैं, मास्टर। देवी की समय पर दी गई चेतावनी के कारण वे शहर में मनुष्यों के विनाश को पूरी तरह से रोकने में सक्षम हो गए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि किंग्सब्रिज के आसपास के क्षेत्रों ने भी हमसे संपर्क करके अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार की सीवर और पाइपलाइन प्रणाली लागू करने का अनुरोध किया है। दिया ने अपनी मेज पर उन क्षेत्रों के अधिपतियों और गवर्नरों के पत्रों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे मानना होगा, युवा मास्टर, ये सदस्यता आधारित प्रणाली किसी प्रतिभा से कम नहीं है। यदि हम अधिक से अधिक घरों में प्लम्बिंग प्रणाली को लागू करना शुरू कर दें, तो हम जो मासिक शुल्क कमाते हैं वह हर साल बढ़ता रहेगा। धन का विशाल प्रवाह हमें किंग्स क्षेत्र में पूर्ण विस्तार करने तथा आशा है कि क्वींस क्षेत्र में भी प्रवेश करने में सक्षम बनाएगा। जिस देश में वे थे वह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित था। किंग्सब्रिज सिटी और ध्रुव का घर दोनों ही किंग्स क्षेत्र में स्थित थे। किंग्स क्षेत्र के नीचे केवल पार्च्ड लैंड्स था, इसके बाएं और दाएं तरफ समुद्र था, लेकिन इसके ऊपर क्वींस क्षेत्र नामक क्षेत्र था। अगर वे रिबॉर्न कंपनी को विश्वव्यापी व्यवसाय के रूप में विकसित करना चाहते थे, तो उन्हें पहले पूरे देश पर कब्जा करना था, और ऐसा करने के लिए उन्हें देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच बनाने के लिए क्वींस क्षेत्र में विस्तार करने की जरूरत थी। कैसा चल रहा है? ध्रुव ने पूछा। क्या हमें क्वींस क्षेत्र तक पहुंचने में कोई सफलता मिली है? उन्होंने यह इसलिए पूछा क्योंकि क्वींस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन था, क्योंकि दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाएं ही थीं। क्वींस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए फेरीवालों को खतरनाक घाटियों और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था। हमें वहां अपने उत्पाद फैलाने में सफलता मिली है, दिया ने जवाब दिया। एकमात्र समस्या हमारे विस्तार की गति है। कठिन भूभाग के कारण हम अभी उस क्षेत्र में केवल साबुन और माचिस ही ले जा सकते हैं। आखिरकार हम सभी उत्पाद यहीं किंग्सब्रिज में बनाते हैं और उन्हें वहां तक पहुंचाते हैं। नल और पाइपों को उचित तरीके से ले जाना कठिन है, इसलिए हम अभी वहां पाइपलाइन प्रणाली लागू नहीं कर सकते। एक बार जब हम क्वींस क्षेत्र में मुख्य शाखा का निर्माण कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें हमारी परियोजनाओं से प्राप्त धन से मदद मिलेगी। ध्रुव ने दिया की परेशानी के बारे में गहराई से सोचा। उसने श्रेयादो को निर्देश दिया कि वह उसे देश के नक्शे की मानसिक छवि दे ताकि उसे स्थिति का बेहतर दृश्य मिल सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विस्तार में बाधा डालने वाली एकमात्र चीज पर्वतीय क्षेत्रों की कठोर भूदृश्यावली थी। तभी उसकी नज़र पहाड़ों के पास खाली जगह पर गई, जहां कोई खतरनाक इलाका नहीं था। ये देखो, उसने देश का नक्शा हवा में उछालते हुए दिया से कहा। हम पहाड़ों के बगल से इस हिस्से से क्यों नहीं जा सकते? दिया ने नक्शे का निरीक्षण किया और अपना सिर हिलाया। ये संभव नहीं है, यंग मास्टर। वहां एक कुख्यात रघुनाथ डॉम रहता है। वे मनुष्यों के प्रति मित्रवत नहीं हैं और हमेशा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले मनुष्यों के किसी भी प्रयास को अस्वीकार कर देते हैं। ये सुनकर ध्रुव को पता चल गया कि वे रघुनाथ धाम को रिबॉर्न कंपनी के लिए अपने द्वार खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ओह दिया, मैं भूल गया। इस बार मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि मेरे पास एक और उत्पाद है जिसे मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। इसे कंक्रीट कहते हैं।